कोई कोई मशीनें अगर हमने ली हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि बेहतर है, तो हमारी एक फिलॉसफी है ऑफ कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। वो मशीनों को हम अपग्रेड करते रहते हैं और अगर कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो मशीनों को चेंज करते हैं। सो ये एक प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी में, उसके साथ हम मिले हुए हैं। हमारा पहला सेंटर 32 साल पहले लगा था, दिल्ली में लगा था। हमने MRI शुरू किया था और कईयों को विश्वास नहीं होता जब ये मैं बताता हूँ कि हमारे MRI लगने के 2 साल बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में MRI आया। तो ये एक हमारी आप कहें एक निश्चय सा ही है कि हमने आगे बढ़ते रहना है टेक्नोलॉजी में भी, एबिलिटी में भी, जो टीचिंग ट्रेनिंग है उसमें भी। हमारे सेंटरों में रेडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग भी होती है, बाहर देशों से भी आते हैं रेडियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग के लिए। और वो इसीलिए आते हैं कि ना केवल टेक्नोलॉजी बट साथ के साथ जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग की कामयाबी है, उसके कारण आते हैं। साथ के साथ वो टीचिंग भी करते हैं। सो ये और रिसर्च में भी हम लगे हुए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शैली को कि ये अपने फील्ड के बारे में बताएं और कैसे ये इमेजिंग, पैथोलॉजी, जीनोमिक्स, ये कैसे एक दायरे में हमारे बांधने की कोशिश हो रही है ताकि एक एब्सोल्युटली एक्यूरेट डायग्नोसिस। मैं डॉक्टर शैली महाजन हूँ, मैं लैब डायरेक्टर हूँ महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की। अब जैसे हम महाजन इमेजिंग से महाजन इमेजिंग एंड लैब्स हो गए हैं, ये लॉन्च भी एक और स्टेप है हमारा टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स। इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स हमारा मानना है कि डेफिनेटली एक पेशेंट को बेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज देने के लिए एक मेजर स्टेप है, जिसमें हम एक बिल्डिंग के अंदर पेशेंट को मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स, मतलब पेशेंट को हमारे पास कम से कम नंबर ऑफ टाइम्स आना पड़े, उसमें हम उनको रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और एडवांस रेडियोलॉजी और एडवांस पैथोलॉजी सब कुछ प्रोवाइड करें। और एक रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट क्लिनिशियन के साथ बात करके, डिस्कस करके एक कंप्लीट डायग्नोसिस पेशेंट को दे पाएँ और पेशेंट को अलग अलग जगह पर जाकर अपनी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके अपने आप कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। जैसे कि रेडियोलॉजी में हमारे पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सिमिलरली पैथोलॉजी में भी, लैब सर्विसेज में भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एक हीमोग्लोबिन से लेकर एक DNA टेस्टिंग, जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी जिसे कहते हैं, वो सब कुछ हम एक सेम लैब में कर सकते हैं। इस नई CT मशीन से भी हम और ज़्यादा बेटर तरीके से CT गाइडेड बायोप्सीज, CT गाइडेड FNACs कर सकते हैं, जो कैंसर डायग्नोसिस में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो प्रोसीजर होता है वो किया जाता है एक वेल ट्रेन्ड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ एक फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट। एंड रेडियोलॉजी की फाइंडिंग्स और पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप में जो हमें दिख रहा है उस सबको हम कंबाइन करके एक कंप्लीट और मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस पेशेंट को बता पाते हैं। और फर्दर जो भी हमें और एडवांस टेस्ट करने होते हैं वो हम उसी समय पेशेंट को एडवाइस करके पेशेंट का टाइम बचाते हुए, सो दैट ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट हो पाए, वो सब कुछ हम अंडर वन रूफ कर सकते हैं। सो ऐसा मानना है कि इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स फ्यूचर है इंडिया में डायग्नोस्टिक्स का, एंड ये हमारी तरफ से एक और स्टेप है उस तरफ। सर, जो पहले खर्चा होता था जी, ये AI टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसको कोई प्रभाव पड़ा कि इसका कम आएगा खर्चा या बराबर ही है? देखिए, मशीनें तो महंगी ही होती जा रही हैं जी। उनके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि अभी तक अधिकतर मशीनें इंपोर्ट ही होती हैं, तो जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है
तो मशीनें महंगी होती जाती हैं। दूसरा क्या है, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो बिगिनिंग में मतलब 5, 7, 8 साल बाद तो वो थोड़ी कम हो जाती है, पर अगर आप पहले बिगिनिंग में ही लेना चाहते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा महंगी होती है। तो मैं कहूँगा कि कटिंग एज जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो अभी भी उतनी ही महंगी है, और जब नई चीज़ आती है तो कंपनियों का भी स्वाभाविक ही है कि वो उसको महंगा बेचती हैं। कुछ समय में जैसे मशीनें ज़्यादा बिकने लगती हैं, ज़्यादा इंस्टॉल होने लगती हैं, तो वो कम होती हैं। एक और चीज़ है कि कस्टम्स ड्यूटी जो इन मशीनों पे है वो काफ़ी भारी है, कुछ पिछले सालों में बढ़ी भी है, उससे भी मशीन महंगी हो जाती है। और एक जो गवर्नमेंट का फोकस है और मेक इन इंडिया, वो अगर साकार हो जाए तो तब ये मशीनों का दाम कम होने का चांस है। पर वहाँ पे भी ये है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर हम चाहें तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे जो करेंगे तो उनको उसके लिए वैसी मशीनें बनानी चाहिए, ना कि सामान्य मशीनें। सामान्य बनाएंगे तो बाहर के देशों से मशीनें जो आएंगी उनसे compete, वो भी दाम कम कर देते हैं, वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए, हमारे मरीजों के लिए। अगर यहाँ बने और बाहर की भी सस्ती हो जाए तो दाम कम हो सकते हैं। पर जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में दाम ट्रीटमेंट के भला ही बड़े हो, पर टेस्टिंग के दाम कोई खास नहीं बढ़े हैं। अगर मैं 1992 की बात करूं, जब हमने पहला MRI लगाया तो MRI 5,000 रुपये में एक MRI होता था। आज की डेट में MRI 7 से 8,000 में होता है, ठीक है जी। तो 5,000 1992 का और 7-8 हज़ार आज का, अगर 100 रुपये 92 में देखें तो आज दे आर इक्वल टू, सिर्फ अगर हम इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएं तो वो 761 रुपये के बराबर है। तो अगर आप देखें कि तब मेरे ख्याल बड़े अफसर की जो सैलरी थी वो 5,000 रुपये होती थी। आज की डेट में वो सैलरी हो गई, गवर्नमेंट में भी ले तो 2, 2.5, 3 लाख हो गई। पर ये टेस्ट की कीमत लगभग 15, 20, 50% ही बढ़ी। तो ये इसलिए है कि नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए, क्योंकि पहले हम कम टेस्ट करते थे तो जो वायबिलिटी थी वो बड़ी मुश्किल मिलती थी। अब क्योंकि हम उसी एक दिन में ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, मरीज बढ़ गए, टेस्टों पे डिपेंडेंस बढ़ गई। हर कोई चाहता है कि सिर्फ नब्ज देख के आप ट्रीटमेंट नहीं करिए, मेरा टेस्ट कराइए ताकि बीमारी क्या है हमें पता चले। आज का युग जो है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का युग है। आंखें बंद करके और नब्ज देख के कोई लाल पीली दवाई या नीली दवाई आज नहीं खाएगा। तो उसके कारण भी ये है कि हम ये दाम को काफ़ी विद इन लिमिट्स रख पाए हैं। वो बात अलग है, अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ा तबका ऐसे है जो जिसके लिए ये दाम भी बहुत अधिक है, पर उसके लिए एटलीस्ट हमारे सेंटर्स में हम कंसेशन भी देते हैं। जो अफोर्डिंग नहीं होते उनको हम कंसेशन भी देते हैं। सो इन अ वे आप कहिए कि जो अफोर्ड कर सकता है वो पूरे देता है, जो नहीं कर सकता वो कम देता है। सो रिच सब्सिडाइजिंग द पुअर, ये 32 साल से हमारी एक फिलॉसफी रही है और इस पे हम आज भी कायम हैं।